हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इसकी ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट की आगे की सेक्शन की बात करेंगे। पिछले सेक्शन में आपने ये बात किया था कि ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट में किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट किया जा सकता है। तो 241 सब सेक्शन 1 आपने पढ़ा था, अभी 2 भी पढ़ा था। 2 तो बहुत आसान था, 3 थोड़ा टफ था। 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो केस इनिशिएट कर सकता है कि नहीं। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग फटाफट आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमें 241 के बाद पढ़ना है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है। अब तक तो हमने ये पढ़ा कि किस ग्राउंड पे कंप्लेंट किया जा सकता है। अब हमें पढ़ना है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है। ओके, तो हम 242 नहीं पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। ये कहाँ भाग गया? 244 होना चाहिए बेटा जी। कहाँ पे है, कहाँ पे है? 246 आ गया। अब ये छोटा तो सेक्शन है, ये कहाँ घुस गया भाई? ये हमारा बहुत शैतान सेक्शन है। आजा बेटा, नाराज मत हो। 242 हो गया, 242 हो गया, यस 241 था। यहाँ पे हमसे छूट रही थी ना, ये है। सॉरी सर जी, आपका बुक इतना अच्छा लगता है मुझे, ये आपको बुक से ही पढ़ा देता हूँ मैं आपको, फटाफट हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, चलिए इसमें क्या लिखा है? राइट टू अप्लाई। अच्छा, मजबूरी देखिए 1 2 3, हमारा कंसेप्ट 4 होगा, इनका कंसेप्ट 3 है। राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 में किसको अप्लाई करने का राइट है? राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। ओके जी, चलिए तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यस साइलेंट कर देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। चलिए, दिस सेक्शन इज लिंक टू सेक्शन 241। क्या मस्त बुक है। कह रहा है कि ये जो अप्लाई करने का सेक्शन है वो 241 से लिंक्ड है। ऑब्वियस ही बात है। 241 में था कि कंप्लेंट कौन कर सकता है और किस मेंबर कर सकता है, इवन गवर्नमेंट भी कर सकती है, किस ग्राउंड्स पे कर सकती है वो दिया था। लेकिन गवर्नमेंट की हम बात तो ना करें, लेकिन मेंबर्स की बात तो जरूर कर सकते हैं कि मेंबर्स कब कर सकता है। क्या एक अकेला मेंबर ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट की शिकायत 241 वाली लेकर एनसीएलटी के पास जा सकता है? सवाल उठता है, क्या एक सिंगल मेंबर 241 सबसेक्शन 1 की जो शिकायत है लेकर जा सकता है? तो हम लोग आज बात यही करने वाले हैं। कंसेप्ट नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। अब की बार मेरे को कंसेप्ट नंबर याद हो गया है। अब धीरे धीरे बेटा हम भी इंप्रूव करेंगे। आप तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अब आ जाइए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 4 क्या है आखिर ये बात। तो कंसेप्ट 4 वेरी सिंपल इज, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है 244, यस, राइट टू अप्लाई। राइट टू अप्लाई, राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244, राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 और यहां लिखिएगा सेक्शन 244। राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, सेक्शन यहां पे हो गया हमारा 244। ओके सर, राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, सेक्शन 244, 244। ओके सर जी, यहां पे आ जाइए। इसमें मेरे को सब सेक्शन नहीं दिख रहा है कहीं भी, है ना। इसका मतलब इसमें सब सेक्शन नहीं है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे 2 हेडर बनाइए आप। सबसे पहले यहाँ लिखिए मेंबर्स हैविंग राइट टू अप्लाई। मेंबर्स हैविंग राइट टू अप्लाई। ओके दोस्तों, मेंबर्स हैविंग राइट टू अप्लाई मतलब किन सदस्यों को 241 की कंप्लेंट या 241 की प्रॉब्लम्स को उठाने का हक है एनसीएलटी के पास। ये छोटा सा पॉइंट है। लिखा है सर जी यहाँ पे, मेंबर्स हैविंग राइट टू अप्लाई, द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ अ कंपनी
shall have right to apply, growing members of a company shall have the right to apply, under section 241। इन लोगों को राइट है अप्लाई करने का 241 में। और इसके बाद इन्होंने दो कैटेगरी बताया, इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और दूसरा इन केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब 241 की शिकायत एनसीएलटी के पास करने का अधिकार कुछ खास लोगों को ही सेलेक्ट किया गया। द मेंबर्स ऑफ कंपनी शैल हैव द राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, नेमली पहला, इन द केस ऑफ ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। कंपनी हैव, सिंपल समझिए ना, कंपनी हैविंग इन केस या इन अ केस हैविंग कंपनी शेयर कैपिटल, in the case of a company having share capital, having a share capital, the members of company shall have the right to apply under section 241, namely in the case of a company having a share capital, जब कंपनी के पास शेयर कैपिटल है उस केस में। इसमें लिखा हुआ है लोअर of 100 members, lower of 100 members or 1/10 of total number of members, 1/10 of the total number of members, ये दोस्तों यानी कह रहा है कि कंपनी में अगर 10 ही मेंबर है तो ऑब्वियस ही बात है 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी सपोज कोई शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उसमें टोटल 10 ही मेंबर है और 10 लाख की शेयर कैपिटल है। समझने के लिए 10 लाख की शेयर कैपिटल है तो एक शेयर कैपिटल का भी हिसाब इन्होंने बनाया है। दोनों को को रिलेट करके पढ़िए। एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, एनी मेंबर या मेंबर्स भी हो सकता है, मतलब अकेला सिंगल मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स होल्डिंग not less than 1/10 of the issued capital, अब सर जी ये इशूड क्यों लिया है, बड़ा गंदा दे रखा है। पेड अप लेना चाहिए ना, रियल कैपिटल तो पेड अप होता है। लेकिन सर हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, और मुझे लगता है जब हम लोग पढ़े होंगे तो मुझे लगता है पेड अप ही रहा होगा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ, यानी 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अभी याद कर लेते हैं सर जी कि कोई भी मेंबर या मेंबर्स का ग्रुप कंप्लेन कर सकता है, 241 के मुद्दे उठा सकता है। इसके लिए उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 244 में दी गई है, और उसमें क्या लिखा गया है ये है, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल लोअर ऑफ 1000 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और दूसरा लिखा है एनी मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी provided the applicant has paid for all calls, अच्छा, all calls and other sums। मतलब आप ऐसा नहीं कि कॉल्स इन एरियर का डिफॉल्ट आप ही कर बैठे हैं और कंपनी के खिलाफ या मेजॉरिटी ग्रुप के खिलाफ कि हमारे साथ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ, लिखा है ना बेटा, इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड द एप्लीकेंट हैज पेड ऑल कॉल्स एंड अदर ड्यूज, other sums due on his shares, तो ये छोटा सा पॉइंट है ना, ये लाइन छोटा सा है। इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो लोअर ऑफ 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ
share capital of the company provided the applicant has paid all calls and other sums due on his shares। कुल मिलाकर 1/10 मतलब 10% हो गया आपका। तो जनरली बेटा मैं समझता हूँ 100 मेंबर्स वाला तो रिलायंस में ही पूरा होता होगा। जो नॉर्मल कंपनियां उसमें 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या जिनके एक अकेला मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं, यहाँ पे वैल्यू से मतलब है, कितने का उनके पास वैल्यू होना चाहिए, शेयर कैपिटल होना चाहिए 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। ओके जैसे समझे बात बता। यहाँ पे नंबर से मतलब है, यहाँ पे वैल्यू से मतलब है, याद रहता है। और बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है दोस्तों? बी पॉइंट में लिखा है इन द केस ऑफ कंपनी, द केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग, in the case of a company not having a share capital, not having a share capital, the case of a company not having a share capital, कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉ में चेंज है। यहाँ पे लिखा है कि कितने लोग, कितने मेंबर्स कंप्लेंट कर सकते हैं एनसीएलटी को, एटलीस्ट 1/5 ऑफ द total number of 1/5 of the total number of its member, 1/5 of the total number of its members, 1/5 in the case of company not having share capital, at least 1/5 of the total number of its members। ये छोटा सा पॉइंट है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है, इसकी 241 की कंप्लेंट कौन उठा सकता है, कौन कर सकता है, तो 244 में दिया गया है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है नोट के तौर पे, नोट के तौर पे कुछ नोट्स हैं, की नोट्स हैं। ये लिखा है वेवर ऑफ कंडीशन। वाओ, कह रहा है कि ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और बी so as to enable the members to apply under section 241। मतलब कोई मेंबर 241 ए और बी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, सॉरी उल्टा हो रहा है। कोई मेंबर 244 में जो ए और बी है कि 1/10 या 1/5 आपके पास संख्या होनी चाहिए, है ना, संख्या की हम बात कर रहे हैं, और आप 1/10 या 1/5 से कम है, या आपके पास जो शेयर कैपिटल है वो भी 1/10 से कम है, तो भी आप कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं, तो भी आप कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है नोट्स के तौर पे। तो यहाँ पे लिखिए नोट्स के तौर पे सबसे पहला लिखेंगे आप वेवर ऑफ कंडीशंस। मतलब एनसीएलटी कह सकता है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत रो रहे हो, मतलब हाँ से रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, और मैं 244 जो सेक्शन है जिसमें आपने लॉ मेकर ने बना रखा है कि हु इज एलिजिबल, हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बोला कोई बात नहीं, रो रहा है तू तो सुन रहा हूं मैं, अब कब मैं वेव कर देता हूं, वेवर ऑफ कंडीशंस। वाओ, ये आपके बुक में भी है, मैं आपके बुक से टैली करवा देता हूं। कहां पे है आप बुक ही देख लीजिए पहले, ज्यादा आसान समझ में आता है आपको। ओके, ये नहीं भाया, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। ओके दोस्तों, ये बुक में देखेंगे आप, यहाँ पे ओहो क्या बात है प्रोवाइडेड दैट, क्या बात है, दैट्स द ग्रेटनेस। प्रोवाइड जो है मतलब 241 जो, सॉरी 244, एक तो बार बार गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, 244 में जो अप्लाई करने का राइट्स दिया गया है, इसका प्रोवाइड जो है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ waive all or any of the requirements specified in clause A or clause B so as to enable the members to apply under section 241। Thus the section also enables the members not meeting the membership qualification under section 244 subsection 1 to file an application to tribunal for waiver of these। कई बात है बेटा, बहुत अच्छा लिखा है, for the purpose of this subsection where any share or shares are held by 2 or more persons jointly they shall be counted as a one member। ध्यान दीजिएगा, जैसे ज्वाइंट शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ, राम और सीता मिलकर अयोध्या लिमिटेड में
10 शेयर खरीदे हैं तो उनको 2 मेंबर नहीं माना जाएगा, है ना, उन दोनों को एक ही माना जाएगा। जैसे राम और रहीम मिलकर 2 शेयर, है ना, किसी एक्स लिमिटेड में खरीदे हैं तो दोनों ने ज्वाइंटली शेयर खरीदा है, यानी लगता है कि जो आपका बुक है, आहा क्या बात है ये देखिए इतनी अच्छी बुक है और आप लोग बुक से ही नहीं पढ़ते, गलत बात है ना, मेरी भी गलती है। ओहो, इंटाइटलमेंट टू मेंबर से सब सेक्शन 2 है, यानी इसमें 2 सब सेक्शन है सर जी, तो हम दोनों सब सेक्शन को ही लिखवाना चाहेंगे। यहाँ पे आप आइए, पहले तो मैं यहाँ इम्प्रूव करना चाहूँगा, ये यहाँ पे मेंबर्स हैविंग राइट टू अप्लाई, क्या हमारा बच्चा 244 सब सेक्शन 1 लिख सकता है? सब सेक्शन 1 लिख सकता है यहाँ पे 244 सब सेक्शन 1, और उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 2 रास्ते से बताई गई है, एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स और दूसरा, है ना, शेयर कैपिटल के रास्ते से बताई गई है। वेवर ऑफ कंडीशंस प्रोवाइजो टू सेक्शन 244 244 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो है, क्या है वेवर ऑफ कंडीशंस में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिब्यूनल में वेवर ऑफ कंडीशंस, ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट in this behalf waive all or any of the requirements, मतलब जो requirements है, any of the requirements specified in clause A or B so as to enable the members कल कुल मिलाकर ये कह रहा है 244 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो आपको रिलैक्स कर रहा है कि आप जो 244 ए और बी की रिक्वायरमेंट उसको पूरा नहीं भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, specified in clause A or B so as to enable the members to apply under section 241, to apply under section 241 अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दूसरा देख लो सेकंड, ये एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को, जैसे वो है ना 1/10 या 1/5 मेंबर्स, आपने देखा होगा ऊपर 1/10 और 1/5, उसमें ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को जैसे 5 लोगों ने मिलकर 10 शेयर खरीदा तो उसको 5 मेंबर नहीं काउंट किया जाएगा, पांचों को कंबाइंड रूप से एक ही काउंट किया जाएगा, है ना। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स का मतलब ये मत सोचिए कि मिल के एप्लीकेशन दे रहा है उसको भी एक काउंट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे राम अलग शेयर खरीदा है, रहीम अलग शेयर खरीदा है, और दोनों के पास, मान लीजिए दोनों के पास कंपनी का जो शेयर कैपिटल है ना, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसका 1/10 नहीं है, लेकिन एक के पास 1/6 है और एक के पास 1/5 है, तो 1/6 और 1/5 निकालें तो 1/11 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। बात करेंगे स्टेटस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, स्टेटस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, ये भी अच्छा पॉइंट है। स्टेटस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 244(1) जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, 2 or more persons holding shares jointly shall be treated as a one person.
For the purpose of this, 2 or more person holding shares jointly. For the purpose of section 244(1), 2 or more person holding shares jointly shall be treated as, ठीक है जी, shall be treated as, holding shares jointly shall be treated as only one member. ये लाइन लिखा हुआ है और फटाफट समझने की जरूरत है। इसमें कुछ केस लॉ हैं, कुछ बातें हैं, वो भी बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपने लिख लिया हो तो मैं हटाऊं इसे, ठीक है जी। ये है, चलिए हम चैट देख लेते हैं क्या क्या बच्चों के बातें हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग अपना जुड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, निवांदन साहब जुड़े भी और गायब भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं निवांदन भाई, अब आपको ऐसे भी लाइव है ना, ये चलती नहीं है, ये समझ लीजिए ऑफलाइन जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ट्रीटेड एज ओनली वन मेंबर, ठीक है जी, ये छोटा सा पॉइंट है। और इसमें हमने जो आपके साथ बात की है नोट्स में, ये तो हो गया। अब आगे की बात करते हैं। सेकंड, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ये छोटा सा पॉइंट है। क्या दूसरे के बदले में भी आवेदन दिया जा सकता है, ये सवाल है। एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर, नो 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 जी भाई साहब, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो आपका आईसीआई क्या कहता है इसके बारे में? यहां पे लिखा है वेयर एनी मेंबर्स ऑफ कंपनी आर इंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, ऊपर वाले में। ओके दोस्तों, subsection 1, any one or more of them having obtained the consent in writing of the rest may make the application on behalf and for the benefit of all of them। वही बात हो गई दोस्तों कि जैसे आप 244(1) में जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए मान लीजिए 100 लोग तो चाहिए या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मान लीजिए कंपनी में 100 ही मेंबर्स है तो 100 का 1/10 कितना हो गया, 100 मेंबर्स है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 100 का 1/10 हो गया 10। अब 10 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, आई जे, जे तक 10 मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स हो गए जे तक, है ना। और हाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। ओके बेटा, तो फटाफट समझने की कोशिश कीजिए। 10 मेंबर्स हैं और 10 में से 100 मेंबर्स हैं, 100 का 1/10 हुआ। अब ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, ऐसे है। तो ए को बड़ा खुजली मचा है, ये लगता है वकील टाइप का है। ओके दोस्तों, ये वकील टाइप का है, तो बी सी डी ई, अब सब एनसीएलटी में जाए तो ठीक नहीं लगेगा भाई। आप क्या करो कि बाकी 9 मेंबर से साइन करवा लो कि हाँ आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। और अब ट्रिब्यूनल ये नहीं कर सकता कि 10 को लेकर आओ। क्यों लेकर आए भाई? जब लॉ में 244 सबसेक्शन 2 में फैसिलिटी दी गई है कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को रोका जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है? रोकने के लिए आवेदन 241 में जो आवेदन दी जाती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 244 में दी गई है। 244 का जो दूसरा सबसेक्शन है वो हमको रिलैक्स करता है कि भाई कोई एक मेंबर भी, कोई एक या अधिक मेंबर भी जो एलिजिबल है
वो बाकी मेंबर से जो उनके साथ हैं, जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की शिकायत करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में, तो सब उनके बिहाफ में भी आवेदन दिया जा सकता है। अब ये कहेंगे सर ये तो ज्वाइंट शेयर होल्डर, ना ना ज्वाइंट नहीं हुआ, ज्वाइंट तो अलग चीज हो जाता है। ज्वाइंट में तो 2 या अधिक लोग ना मिलकर शेयर खरीदे हैं, तो उनको ज्वाइंट शेयर होल्डर्स कहते हैं। दैट्स डिफरेंट थिंग, वो तो अलग चीज हो जाती है बेटा जी, वो तो अलग ही चीज हो गई ना। तो यहाँ पे लिखिए अप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स सेक्शन। हाँ भाई निवांधन जी जुड़े रहिए, आप जुड़े हुए हैं क्या? चलिए 2 बच्चे हैं जुड़े हुए। 244 सब सेक्शन 2 यहाँ पे लिखा है वेयर एनी मेंबर्स ऑफ कंपनी आर इंटाइटल्ड। यहाँ लिखा है वेयर एनी मेंबर्स ऑफ अ कंपनी is entitled, where any members of a company are entitled, ऐसे लिखते हैं, where any members of company are entitled to make any application under section 244 subsection 1, any one or more of them having obtained the consent in writing, of the rest, where any member of a company are entitled to make any application under section 244(1), any one or more of them having obtained the consent in writing of the rest। अच्छा, having obtained the consent in writing of the rest may make the application, okay जी, may make the application on behalf and for the benefit of all of them, and for the benefit of all of them। ये छोटा सा पॉइंट है जी, ये छोटा सा पॉइंट है सर जी। एक छोटा सा पॉइंट है, एक केस लॉ था कि मेरे साथ जब मैं कहा कि कंपनी में गलत हो रहा है, तो मेरे साथ निवांधन कुंवर जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, और जब उन्होंने कंसेंट भी दे दिया, और जब मैं ट्रिब्यूनल के पास चला गया और ट्रिब्यूनल हियरिंग शुरू की, तो निवांधन साहब बिक गए। बिकना समझते हैं ना, ये जो मेजोरिटी ग्रुप था उन्होंने निवांधन को समझाया, क्या पता कान में इनके क्या फुसफुसाया। निवांधन साहब ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन डाले कि मैं राजीव सर के साथ नहीं हूं, मैं मेजोरिटी के साथ हूं। जस्ट के एग्जाम्पल, ऐसे लोग होते हैं, मतलब नहीं समझे बात। पहले इन्होंने, जैसे मान लो मैं थोड़ा आगे बढ़ने वाला इंसान हूं, अब मैंने कहा जी निवांधन को मैंने संपर्क किया, मैं आई वॉज नॉट एलिजिबल एलोन, मैं अकेले, मेरे में इतना दम नहीं था कि 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या 1/5 ऑफ टोटल, है ना, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, या 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल है। मैं किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया। मैंने निवांधन को संपर्क किया, या 2-4 और बच्चे तो उनको संपर्क किया कि बेटा आप लोग मिल जाएं, तो कहते हैं ना उंगली मुट्ठी बन जाएगी, और मैं एनसीएलटी को 241 में जो कंप्लेंट्स है वो कर सकता हूं, क्योंकि 241 में कंप्लेंट्स की बात, और 244 में उस कंप्लेंट्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात है। तो निवांधन साहब शुरू में तो बोले हाँ सर चलो 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 कोई बात नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर मेंबर्स। यस बेटा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यस बेटा जी, तो यहाँ पे एक छोटा सा केस लॉ है जो सब सेक्शन 2 के ऊपर है, कि यहाँ पे एक केस था, की नोट के रूप में लिखे गए। गजब का टॉपिक है सर जी, मैंने जानबूझ के टॉपिक सेलेक्ट किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार जो कंसेंट दे दिया, अरे वाह, द कंसेंट टू बी गिवन by the consent to be given by a shareholder
consent to be given by a shareholder is recogned, RECKONED, रिकॉर्ड मतलब काउंट किया जाएगा, रिकॉर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अच्छा, अब बीच में बीच में मूड बदल गया, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स, समझ में आई बात? बीच में मूड बदल गया, उसका कोई फायदा नहीं। आगे लिखा है द विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय, the withdrawal of consent by any shareholder the withdrawal of consent by any shareholder during the course of proceedings shall not affect, in the course of proceedings shall not affect the maintainability of the petition, affect the maintainability of the petition। shall not affect the maintainability of the petition। ओके सर जी, इसका क्या मतलब है कि ये प्रभावित नहीं करेगा। एक आप हटा भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये एक केस था राजामुंद्री इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव। इसमें मतलब कुल मिलाकर आप शुरू में साथ थे, है ना, बाद में आप छोड़ के चले गए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मैं गाता रहा लेकिन फिर भी गुनगुनाता रहा, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। तो सर जी लॉ कहता है, सर जी कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी तो उसी समय चेक की जाती ना, शुरू में ही। यहाँ पे केस का नाम था राजामुंद्री इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन वर्सेस वी नागेश्वरा। ठीक है जी, ये छोटा सा पॉइंट, इस पर गजब के क्वेश्चंस आए हैं। एक होता तब तो मैं बताता। सर जी आइए सर जी, है ना, आइए सर जी एक क्वेश्चन करा देते हैं। ऐसा ना सोचे आप कि लाइव नहीं सर ने बताया तो ऐसे ऐसे पढ़ा दिया, बहुत क्वेश्चंस हैं। सर जी एक क्वेश्चन है मई 19 का 4 नंबर का, मई 19 का 4 नंबर का है। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स। वाओ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स consisting of 30 members, ओके दोस्तों, decided to file petition means application before the tribunal for relief against operation and mismanagement, operation and mismanagement by the board of directors of Messrs आरावली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम लोग के समय वैसे ही आता था, है ए लिमिटेड, है, इतना गंदा नाम लिखता है। हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, ये स्कैनर का क्वेश्चन है, हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ
कैपिटल ऑफ ₹1 CR, 1 करोड़ का। द कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 500 मेंबर्स। अच्छा, कंपनी हैज टोटल ऑफ 500 मेंबर्स एंड द ग्रुप ऑफ 30 मेंबर्स। अच्छा, 500 है, 500 है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो मेरे समझ में आ गया 500 है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो या तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ नंबर तो कम पड़ जा रहा है इनका, टीसी है और इसमें कंपनी कितना है टोटल 500, 500 का 1/10 50 हुआ। अब देखते हैं कैपिटल के हिसाब से क्या बात बनती है। द कंपनी टोटल 500 मेंबर्स एंड द ग्रुप ऑफ 30 members holds 1/10 of the total paid up share capital. Paid up share capital accounting for 1/15। ओहो, 1/15 सर जी गलत हो रहा है ना, 1/15 है आपके पास, 1/15 कम होगा ना, 1 का 15वां हिस्सा है, जबकि 1 का 10वां हिस्सा कम से कम होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर 1/15। आहा सर जी, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे इंस्टीट्यूट जब पास कराना चाहती होगी फाइनल के बच्चों को, तो ऐसा क्वेश्चन पूछती होगी। और राजीव सर भी जब पास कराना, वंस कंसेंट गिवन बाय मेंबर it cannot be recoverable, okay, revocable and does not affect the continuity of proceedings। great beta, for 1/15 of the, ठीक है जी, of the issued share capital। तो बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, मुझे तो खास करके ज्यादा कैपिटल। द ग्रीवियंस ऑफ ग्रुप इज डेट ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। ओह, ये ग्रीवियंस छोड़ो, डिसाइड the group of shareholder is eligible, that the group of shareholder is eligible regarding the admission of the petition, the admission of the petition। आपको बताना है कि क्या ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर एलिजिबल हैं। आंसर होगा नो। सेक्शन 244 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। लेकिन हो सकता है अगर एनसीएलटी के पास, ओ क्या बात है, एनसीएलटी के पास अगर चला जाए तो हो भी सकता है, वेवर का राइट है। 244 1A नॉट एलिजिबल, बट नो, सेक्शन 244 1A नॉट एलिजिबल, वो लोग एलिजिबल नहीं है, है ना जी, वो लोग बेटा जी एलिजिबल नहीं है। और हम लोग को उसे आगे की बात करनी है। आगे क्या हमारे पास, नो, सेक्शन 244 1A नॉट एलिजिबल, बट वो 244 1A में एलिजिबल नहीं है। लेकिन 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 बेटा, बट दे कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल एंड अप्लाई फॉर, नहीं कंप्लेंट करने के नहीं, उनको कहना है कि सर जी हम लोग एलिजिबल नहीं है, फिर भी आप हमको वेव कर दीजिए, और वो वेव कर दे तो हो सकता है, बट दे कैन अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल फॉर वेवर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इसमें जो केस था मैंने लाइन हटा दिया। इसमें ये लोग का ये कंप्लेंट है कि कंपनी में लॉस हो रहा है और कंपनी डिविडेंड नहीं बांटी है 5 साल से, इसलिए हमारे साथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। आपको 241 में मैंने बताया था लॉस होना प्रॉफिट होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में। बोला सर जी क्या साइकोलॉजिकल बातें कर रहे हो, फिलोसफिकल है ना, ये ऊपर वाले के हाथ में है और
डिविडेंड बांटना ना बांटना ये बीओडी के हाथ में है। कोर्ट ने कितनी बार कह दिया कि आप बीओडी के फैसले को ये नहीं कर सकते कि ऑपरेशन है। सर ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। चलो दोस्तों अब आ जाओ, अब मेन टॉपिक पे आ जाओ। सुनो, बहुत बकवास कर लिए। 241 और 244 की अपार सफलता के बाद अब हम आते हैं 242। सपोज बेटा 241 में ग्राउंड्स थे और 244 में वो लोगों का नाम है जो कंप्लेंट कर सकते हैं। अब 242 आप समझ लो कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की शिकायत एनसीएलटी तक पहुंच गई है ना, एनसीएलटी तक पहुंच गई है। अब हमें आगे की बात सीखनी है। आगे कंसेप्ट 5 है। अब हमें समझना है कि अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। नहीं समझा पाया। अब बॉल जो है, जैसे हमने जो शिकायत करनी थी 241 वाली, वो हमने 244 की एलिजिबिलिटी पूरा करके हमने कंप्लेंट तो कर दिया। अब बेटा ट्रिब्यूनल की बारी है। ट्रिब्यूनल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या फैसला सुना सकती है। तो ट्रिब्यूनल बहुत कुछ फैसला सुना सकती है। ट्रिब्यूनल कुछ ऐसा सुनाएगी जिससे जो आपने कंप्लेंट किया है, जो मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे सुलझ जाएं, सलझ जाएं, है ना, खत्म हो जाए। वो ये कह सकती है ट्रिब्यूनल 242 में। क्या कमाल है सर जी, अभी आप लोग लाइव होते सभी बच्चे, कितना मजा आता। फटाफट समझिए, जैसे इसमें ये मैटर आ जाएगा कि भैया ऐसा करते हैं, जब 241 में तो ग्राउंड्स थे, 244 में वो लोग हैं जो कंप्लेन करें। 242 में क्या है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ट्रिब्यूनल के पास तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पावर्स है, लेकिन 242 में जो पावर है वो कुछ ऐसे अधिकार दी गई है ट्रिब्यूनल्स को जिनको यूज करके ट्रिब्यूनल पावर मतलब खत्म कर देगी। क्या खत्म कर देगी, है ना बेटा, वो मैंने आपको बताया। कंसेप्ट नंबर 5 यहां लिखिए। कंसेप्ट 5 आखिर है क्या? कंसेप्ट 5 आखिर है क्या? ध्यान दीजिएगा। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू क्या कहा जाए, एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। 242 ग्रेट। तो पहला जो इन्होंने आंसर दिया है बड़ा ही फटाफट दे दिया है। और इसमें मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। यहाँ पे सब सेक्शन 7 तक 8 तक दिख रहा है ना, अगर मैं सही से बताया। टोटल 8 सब सेक्शंस, यानी 242 के भीतर वेराइटी ऑफ बातें डिस्कस की गई, लेकिन सबका क्रक्स एक ही है कि ट्रिब्यूनल में आपने वैलिड कंप्लेंट डाल दिया है। ट्रिब्यूनल में आपने कंप्लेंट डाल दिया है, अब उस कंप्लेंट की ऐसी तैसी करनी हम लोग को है कि नहीं। ट्रिब्यूनल में आपने वैलिड कंप्लेंट डाल दिया है। अब यहां पे समझिएगा कि ट्रिब्यूनल आखिर करेगी क्या। सबसे पहले ट्रिब्यूनल आखिर करेगा क्या? टू पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर, टू पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। ओके दोस्तों, इसमें लिखा है आफ्टर रिसीविंग application under section 241 the tribunal आपने 241 में कंप्लेंट मारा, 244 की एलिजिबिलिटी लाकर 242 में ट्रिब्यूनल क्या करेगा? आप रिसीविंग एप्लीकेशन में 241 द ट्रिब्यूनल में with a view to bring to an end
the matters and end the matters complained of make such order as it thinks fit. Make such order as it thinks fit. सर जी कह रहा है कि जब 241 वाला एप्लीकेशन आता है एनसीएलटी के पास, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की शिकायत आती है, तो एनसीएलटी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट या जो भी कंप्लेंट है उसको एंड करने के लिए मेक सच ऑर्डर, कोई भी आदेश दे सकती है। कमाल की बात लिखा इन्होंने, एनसीएलटी कोई भी आदेश दे सकता है, मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, है ना, फिट, इफ इट इज ऑफ the opinion that, if it is of the opinion पहला that the, क्या बात है, जब if it is opinion that, बड़ा मस्त लिखा है, that the company's affairs, कंपनी के अफेयर्स को हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड, क्या बात है, आर बीइंग कंडक्टेड, हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर, हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर have been or are being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any member वही बात है यार, प्रिजुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर के लिए प्रिजुडिशियल ऑपरेसिव दोनों दिया है और पब्लिक के लिए खाली प्रिजुडिशियल दिया है, और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर और मेंबर्स और प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और prejudicial to the interest of the company, prejudicial to the interest of the company and ये नीचे वाला लाइन छू लेता है दिल को, एंड दूसरा लिखा इन्होंने बी, सर जी कंपनी का जो अफेयर्स है ना, कंपनी को चलाया जा रहा है जो नुकसानदेह है, सताने वाला है मेंबर्स को, या नुकसानदेह है पब्लिक के लिए, या नुकसानदेह खुद कंपनी के लिए है, और कंपनी को बंद करना उचित नहीं है। आहा, मतलब इलाज करने की जरूरत है, इलाज करने की जरूरत है। सर जी कितना पॉजिटिव अप्रोच है, मैं तो नेगेटिव नहीं मानता। सर जी दूसरा लाइन पढ़ के आपके दिल पे अगर एक पॉजिटिवनेस आ जाए तो जरूर मुझे बताइएगा दूसरा पॉइंट क्या है। that to wind up, to wind up the company would, that to wind up the company would, अच्छा जी, would unfairly prejudice, that to wind up the company would unfairly prejudice such members, जिन मेंबर्स ने शिकायत की है, जिन मेंबर्स के साथ गलत हो रहा है, उनको ये कहा, उनको न्याय चाहिए, उनको कंपनी नहीं बंद करवानी। That to wind up company would unfairly prejudice such member or members, but that otherwise the fact should,
क्या मस्त लिखता है, बट डैट अदरवाइज, मतलब आपको तो याद हो गया, हमको भी याद हो गया है ना, बट डैट अदरवाइज द फैक्ट्स वुड जस्टिफाई द मेकिंग ऑफ ए वाइंडिंग अप। चलिए नीचे वाला जो सब सेक्शन है वो थोड़ा और स्पष्ट बताता है कि क्या क्या आदेश दे सकता है। ये आदेश दे सकता है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, कंपनी तुम ही खरीद लो इसका शेयर और हम जो दाम कर उस पर खरीदो, तुम लोग इसको नाराज क्यों कर रहे हो। मेकिंग ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट it was just and equitable that the company should be wound up, that the company should be wound up करा, लेकिन ऐसा नहीं है वो, बट सर जी इसका मतलब है कि कंपनी अगर बंद भी कर सकता है, एनसीएलटी ऑर्डर में कंपनी बंद भी किया जा सकता है। इक्विटेबल डेट कंपनी शुड बी वाउंड अप। धन्यवाद आपका, आपके प्यार के लिए। आज हम लोग यही रुकते हैं सर जी, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपको मज़ा बहुत आएगा जब आप इसको वीडियो को बाद में आप देखेंगे। सर जी इधर मेरी एनर्जी जरूर कम है लेकिन बातों में बहुत दम है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और धीरे धीरे एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई दमदार चीज़ से आपको और शुरुआत कराएंगे। सर जी 5-6 सेक्शंस है, फिर कल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और अभी आप लीजिए ब्रेक, बाय बाय, टाटा। अब हम लोग मिलते हैं कल मिलते हैं, कोशिश करते हैं सुबह 7:30 बजे, है ना। कल 15 अगस्त है, वो तेरी, तो हम सुबह कैसे मिलेंगे, ये तो नाराज हो जाएंगे, है ना।